जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से देखेंगे, जिसमें हम लॉर्ड लिटन के बारे में देखेंगे। वह 1876 से 1880 तक यहाँ पर रहा था वायसराय के पद पर। उसके पश्चात क्या क्या उसने कार्य किया जिससे असंतोष भारत की जनता में देखने को मिला था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। साथ ही साथ अगर नोट्स आप पीडीएफ रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। इसे लिटन प्रथम के रूप में भी जाना जाता है। यह 1876 से 1880 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। लिटन तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजरायली की रूढ़िवादी सरकार का मनोनीतिक सदस्य था। किसका सदस्य था? बेंजामिन डिजरायली के जो मनोनीत सदस्य था। इसका पूरा नाम अगर हम जानना चाहें तो इसका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड। क्या नाम था? रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड। अगर इसका उपनाम जानना चाहें, ओवेन मेरेडिथ का। यह एक जो लिटन है वह कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। इसकी दो सबसे प्रमुख रचनाएं जो हैं, सबसे प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं, वह है द वांडरर और ल्यूसाइल। अप्रैल 1867 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के स्थान पर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड लिटन की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। लॉर्ड लिटन जो था वह ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय में पर्याप्त समय तक कार्य कर चुका था, और उससे यही आशा की जाती थी कि यह एक विशेष प्रकार का कूटनीतिज्ञ सिद्ध होगा। परंतु लॉर्ड लिटन के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां थीं जिसके कारण वह भारत में उसका शासन नीति सफल ना हो सकी। क्या कारण थे, हम आपको बताएंगे। प्रथम कारण यह था कि गवर्नर जनरल का पद जो था, पद ग्रहण करने से पूर्व उसे भारत और जो यहाँ की परिस्थितियां थी हमारे देश की, वह उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का उसे कभी भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। यह इसका पहला रीजन था कि वह यहाँ की जो परिस्थिति थी उसके बारे में वह बहुत कुछ नहीं जानता था। और द्वितीय यह थी कि ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादी दल के प्रधानमंत्री जो डिजरायली ने उसे मुख्यतः अफगानिस्तान की ओर से रूस के बढ़ते हुए प्रभाव की ओर से जागृत रहने और उसे रोकने के लिए भारत भेजा था। डिजरायली ने लिटन को क्यों भेजा था? उसने इसलिए भेजा था कि रूस का प्रभाव जो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है उससे जागृत होने से रोकना, तथा उन्हें अपना विस्तृत करने के लिए, रोकने के लिए भारत में भेजा था। इस प्रकार जो लिटन को एक विशेष विचारधारा और एक विशेष नीति को कार्य करने के रूप में भेजा गया था, उसकी असफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण भी नहीं। आगे हम देखेंगे क्या क्या उसने कार्य किए जिससे वह असफल रहा था। इसने अपने कार्यकाल में दौरान अपने अनेक भारत विरोधी कार्य किए थे। वह कौन कौन से थे? पहला हम देखें तो पहला था अकाल, फेमाइन के दौरान जो है वह 1876 से 78 दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में कर दिया था। अगर अकाल के दौरान उसने, जब अकाल था 1876 से 78 में, तो उसी समय उसने दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया था वह एक भारत विरोधी कार्य था। दूसरा क्या था? आयात शुल्क में कमी कर देना, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी उसने किया था। यह भी एक भारत विरोधी का कार्य है। सबसे पहले हम आपको सभी कार्य गिनाते हैं, उसके बाद उस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला क्या है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 से 80 ईस्वी में जो हुआ था वह एक भारत विरोधी कार्य था। अगला कौन सा भारत विरोधी कार्य था? भारतीय भाषा संचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में उसने जो लाया था, यह भी एक भारत विरोधी कार्य था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में उसने लाया था। इंडिया आर्म्स एक्ट 1878 में, यह भी एक भारत विरोधी कार्य था। और वैधानिक लोक सेवा, स्टेचुअरी सिविल सर्विसेज का जो उसने प्रावधान लाया था 1879 में, वह भी एक भारत विरोधी कार्य था। अब हम आपको इन सभी को विस्तृत तरीके से बताते हैं कि ये सब जो लाए हुए थे, उसने जो कार्य किए हुए थे, इसमें किस प्रकार के प्रावधान थे जो कि भारत विरोधी थे। पहला भारत विरोधी कार्य यह था कि उसने अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया था। 1876 से 1878 तक भारत में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे जो कि मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब। ये सब जो है अकाल में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। आगे हम देखेंगे, अकाल से निपटने से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नगण्य रहा। अर्थात जो लिटन था वह अकाल में कोई भी प्रकार की सहायता भारतीयों की नहीं करता है। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने का सुझाव दिया था। अगर हम बात करें 1878 में अकालों की व्यवस्था की जांच के लिए जब रिचर्ड स्ट्रेची के सभापतित्व में एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, तो इसने सिफारिश की कि अकाल के अवसर पर शारीरिक श्रम कर सकने वाले, जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, उनको कार्य दिया जाए।
और प्रत्येक प्रांत में एक अस्थायी अकाल फंड की स्थापना होनी चाहिए। विभिन्न स्थानों पर रेलवे और नहरों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे अकाल की संभावना कम हो और अकाल पड़ने पर वहां शीघ्र सहायता पहुंचाई जा सके। उसने ऐसा व्यवस्था करने का सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, सुझाव बस दिया था। यह एक भारत विरोधी कार्य था, क्योंकि जब अकाल आया हुआ था उसने राज दरबार एक लगाया हुआ था, भव्य दरबार का आयोजन किया 1877 में। दरबार की शान और शौकत पर अत्यधिक धन उसने व्यय किया, मतलब खर्च बहुत ज्यादा उसने किया, वह भी उस समय जबकि भारत के अधिकांश भागों में अकाल पड़ा हुआ था। अर्थात जब अकाल में फंसे लोगों के ऊपर उनको सहायता करने की जरूरत थी, तब उसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उसकी शान और शौकत में बहुत ज्यादा धन व्यय किया। इससे भारत में असंतोष तीव्र हुआ। इसी समय से लाला लाजपत राय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना जन आंदोलन शुरू किया था। यह था उसका पहला कार्य जो कि एक भारत विरोधी कार्य माना जाता है। उसने यह बहुत बड़ी गलती की, इससे भारत के लोगों के, हमारे देश के लोगों का आक्रोश उनके मन में बढ़ गया और अपने राष्ट्र के लिए उनकी भावना जागृत हुई। अगला कार्य उसने क्या किया? दूसरा उसका भारत विरोधी कार्य था आयात शुल्क में कमी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। मुफ्त व्यापार नीति का अनुसरण करते हुए उसने 29 वस्तुओं से आयात कर समाप्त कर दिया गया। जो आयात से वहां पर जो आयात करते थे, वहां पर जो कर लगते थे, भारत के नरेशों को प्राप्त होते थे, उसने सभी समाप्त कर दिए, जिससे भारत के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और वह कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और वहां से बनाकर अच्छे वस्त्र ले आते थे जो कि यहाँ की तुलना में अच्छे होते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बुनाई होती थी वह चरखे के द्वारा यहाँ पर की जाती थी। उतना ज़्यादा स्मूथ अच्छे कपड़े नहीं बन पाते थे और यहाँ पर जो कपड़े बनते थे उसमें ज़्यादा मेहनत लगती थी, तो उसका थोड़ा दाम भी ज़्यादा रहता था, इसलिए उसकी बिक्री कम होती गई। सूती वस्त्रों से 50% आयात कर हटा दिया गया, जिससे भारतीय बुनकर नष्ट होने की कगार पर आ गए। लोग उनके कपड़े ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे और उस पर जब 50% आयात कर हटा दिया गया, लोगों को मतलब वहाँ से जो आयात होता था उस पर जब 50% कर हटा दिया गया, तो वहाँ के जो बुनकर थे वह नष्ट होने की कगार पर आ गए। आगे हम देखते हैं भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। उसने जो लाया यह भी एक भारत विरोधी कार्य था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। मार्च 1878 में भारतीय समाज जो भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया उसने, लिटन ने 1878 में मार्च में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला गला घोट अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे अपने विचारों को व्यक्त करके लोगों के मन में भारत देश के प्रति, अपने देश के प्रति जागृत करते थे, जागरूक करते थे, वह ना हो सकेगा, इसलिए इसे मुंह बंद करने वाला या गला घोंट अधिनियम भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। सोम प्रकाश पत्र वहां पर एक था जो कि बांग्ला में वो छापते थे अपना समाचार पत्र, जो भी पत्र पत्रिकाएं छापते थे वह बांग्ला में ही दूसरे दिन छाप दिए अपने पत्र को, तो वह पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन वहीं पर एक अमृत बाजार पत्रिका थी, उसने रातों रात भाषा परिवर्तित कर ली। यह बांग्ला में बनाता था लेकिन पत्र अपना छापता था, लेकिन रातों रात उसने अपनी भाषा बदलकर अपना भाषा अंग्रेजी कर लिया पत्र का और वह बच गया। लेकिन सोम प्रकाश पत्र जो था वह बांग्ला में छापता था, बांग्ला में ही दूसरे दिन छाप दिया, उसकी पत्रिका समाप्त कर दी गई, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। इसका अगला अधिनियम हम देखेंगे। अगला नियम है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना या इनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। अपवाद यूरोपीय रख सकते थे, ये जो हथियार थे एंग्लो इंडियन रख सकते थे और सरकारी अधिकारी रख सकते थे। यह देखकर भारत के लोगों में जो है वह तीव्र असंतोष हुआ और इसी कारण वह अपने देश प्रेम के बारे में सोचने लगे। यह कानून एंग्लो इंडियन और जैसे कि यूरोपीय और सरकारी अधिकारी थे उनके सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता था। इस कानून को तोड़ने वाले को अधिक से अधिक 7 साल की सजा और जुर्माना देने की सजा दी जा सकती थी। ऐसा उसने अधिनियम यह लाया था। यह भी एक भारत विरोधी कार्य था। आगे हम देखेंगे अगला भारत विरोधी कार्य है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 80 तक हुआ था। रूस और इंग्लैंड जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दोनों अफगानिस्तान को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखना चाहते थे। अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, इसीलिए ही डिज़रायली ने इसे यहाँ पर भेजा हुआ था लॉर्ड लिटन को। और वही बात यहाँ पर देख ली, इंग्लैंड में विशेष रूप से कंजर्वेटिव पार्टी को अफगानिस्तान होकर भारत की ओर रूसी प्रसार का तीव्र भय था, इसलिए ही डिज़रायली के चमचे जिसे कहते हैं लिंटन ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रसर नीति
फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और भारतीय धन से युद्ध लड़ा और भारत का धन ज़्यादा करके युद्ध में ही खर्च किया। आगे हम देखेंगे वैधानिक लोक सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1879 उसने जो लाया। जिन पदों पर सिविल सेवा के सदस्य काम करते थे उन पर भारत मंत्री व वायसराय द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएंगे। यह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा भारत विरोधी कार्य था, क्योंकि भारत के लोग धीरे धीरे उच्च पदों पर हो रहे थे। लेकिन इसने जब यह अधिनियम ला दिया कि भारत मंत्री व वायसराय द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएंगे, वैधानिक लोक सेवा के पद पर सिविल सेवा के सदस्य जो थे उन पर कार्य करने के लिए वायसराय या भारत मंत्री की स्वीकृति होगी, यह बहुत ही ज़्यादा गलत किया उसने। इसके अलावा इसने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। यहाँ के लोग जो थे 21 वर्ष के लगभग जो अधिकतम आयु थी, यहाँ के लोग 19 वर्ष के होते होते उतने समझदार नहीं रहते, तो यहाँ पर 19 वर्ष में ही आकर जो वहाँ के फॉरेन वाले लोग रहते हैं वहाँ के आके एग्जाम दे देते थे, परीक्षा दे देते थे और उच्च स्तर पर उनका चयन हो जाता था। यह उसने कार्य किए इतने, जिससे वह भारत विरोधी कहलाया और वह यहाँ पर असफल रहा। अभी आपको हमने जो बताए कार्य, जो लिंटन के उपयुक्त कार्य हमने जो बताए, वह भारत में राष्ट्रवाद की प्रगतिशील प्रक्रिया उससे तेज हुई, इसलिए इसे भारत में राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। क्योंकि इसके जो कार्य थे इससे भारत के लोगों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद की प्रगतिशीलता की प्रक्रिया तेज हुई, इसलिए इसे राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। यह था लॉर्ड लिटन के बारे में। अगला चैप्टर हमारा होगा लॉर्ड रिपन के बारे में। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे सभी चैप्टर्स उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।